एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे छात्र छात्राओं का जो CTET, STET या अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बिहार में BPSC के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है, जिसमें राज्यकर्मी शिक्षक की नियुक्ति होनी है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो और कुछ मुख्य भाग बचे हुए हैं। इसके पहले 3 एपिसोड में हमने अपने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा किया हुआ है और जो कुछ बचा है उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 1917 में जो कुछ आंदोलन हुए उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले के बहुत सारी आंदोलन हुए, उस पर हम लोगों ने एपिसोड 1 से लेकर के 3 तक 1, 2, 3 में चर्चा किया हुआ है। अब 1917 में क्या हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बने रहें, शुरू के आखिरी तक देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपका यदि कोई सुझाव हो, अपनी कोई शिकायत हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप अपने मन की बात को रख सकते हैं। जहां तक हो सकेगा उसको दूर करने का प्रयास करेगा, आपके संशय को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। ये चंपारण आंदोलन क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 1918 में एक सत्याग्रह हुआ था। अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, इसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 18 के बीच में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में यह आंदोलन सबसे पहली आंदोलन में से एक मानी जाती है। अब यहाँ बात निकल के आपके परीक्षा के लिए आती है कि बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो आपको बताना होगा 1917 से 18 के बीच में। या फिर इसमें से और भी एक प्रश्न बनता है कि बिहार में कौन सी जगह पर गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। जब साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने आंदोलन को जो शुरू किया वह चंपारण ही था। और चंपारण गांधी जी को लेकर के और गांधी जी चंपारण को लेकर के एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है और सत्याग्रह का बहुत ही नज़दीकी मामला है गांधी जी के साथ सत्याग्रह से और चंपारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार में एक स्थानीय नेता, बिहार के उस समय के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। अब प्रश्न यहाँ पुनः बनता है कि वह कौन थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो कि उस समय गांधी जी से मिले, जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने बिहार में यह चंपारण जिले में जो गरीबों की स्थिति थी, किसानों की स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि चंपारण चलें और अपने जो आंदोलन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उनको बताया और वे बिहार में आकर के इस बात को सुने। अब बात आती है आगे कि चंपारण में आंदोलन का क्या कारण था। तो चंपारण का मुख्य कारण था, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि चंपारण में जो आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण था 3 कठिया प्रणाली। यह 3 कठिया प्रणाली क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चंपारण के 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी गई और उसके बाद चंपारण में जो है कि आंदोलन शुरू हुआ। अब बात आगे बढ़ती है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से यह करार किया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में जो है कि नील की खेती निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ बात निकल कर यह आ रही है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों से, किसान से यह करार लिया था, यानी एग्रीमेंट करवाया था कि जितनी उनकी भूमि है उसका 3/20वां भाग अर्थात उसे 20 भाग में बांट देना है और उसके 3 हिस्से में नील की खेती निश्चित रूप से की जाएगी। इसका आपस में करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों और किसानों के बीच में। इसी को बात को लेकर के यहाँ पर आंदोलन शुरू होती है, जिसे हम 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। 3/20, 3/20 के जो रेशियो में किसान को नील की खेती करनी थी, इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं कि इस सत्याग्रह से, जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था,
इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी, यह अगर प्रश्न बनता है तो आप जवाब दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। किनको दी गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस सत्याग्रह आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे अब हो गए, उनका नाम हो गया महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर का इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। अब बात आगे बढ़ती है कि मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की शुरुआत करना है। अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वह कैसी होगी, उसमें भारत की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है जिम्मेदार सरकार, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सरकार होनी चाहिए और इसके लिए कुछ शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रश्न यह बनता है कि यह किनकी घोषणा थी, तो यह घोषणा थी मॉन्टेग, जो उस समय के राज्य सचिव थे। उन्होंने इस बात को रखा कि ब्रिटिश सरकार चाहती है यहाँ पर एक जिम्मेदार सरकार बने। मॉन्टेग ने क्या कहा? मॉन्टेग ने कहा कि भारत के राज्य सचिव, मॉन्टेग उस समय भारत के राज्य सचिव थे, उनकी घोषणा थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार, जो इंग्लिश सरकार है, वह चाहती है यहाँ पर एक जिम्मेदार सरकार बने। इसकी घोषणा उन्होंने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 17 का आंदोलन पूरा होने के बाद 18 का आंदोलन शुरू होता है। 1918 में क्या सब घटनाक्रम हुई, आंदोलन हुआ, उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो उसमें यह निकल करके आता है कि 1918 में अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ उसका नाम था मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ। यह मिल मजदूर आंदोलन क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण सत्याग्रह से लौटे, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझे। जैसा कि आपने अभी ऊपर में पढ़ा है कि 1917 में चंपारण आंदोलन होने के बाद महात्मा गांधी जी को आंदोलन के बारे में, क्रांतिकारियों के जो अपने आंदोलन करने के तरीके थे उनमें काफ़ी उनको प्रसिद्धि मिलने लगी और धीरे धीरे उनका जो है कि कद बढ़ने लगा और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार उनसे जो है कि डरने सी लगी। और जो यहाँ बिहार में चंपारण में जो उनका आंदोलन था वह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद गांधी जी खुद गुजरात से बिलोंग करते थे और जब वह गुजरात पहुँचते हैं तो वहाँ पर अहमदाबाद में वहाँ के कपड़ा मिल मजदूरों की जो स्थिति थी उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसलिए कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। अब यहाँ पुनः प्रश्न यह बनता है कि यह मिल मजदूर आंदोलन जो था अहमदाबाद में, यह कब हुआ? तो आपको याद रखना होगा, यह 1918 में हुआ। कब हुआ और कैसे हुआ? तो सत्याग्रह से लौटने, चंपारण सत्याग्रह से लौटने के बाद जब वे वहाँ पहुँचे और वहाँ के मिल मजदूरों की स्थिति समझे तो उसके बाद इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो यहाँ के आंदोलन का सबसे मुख्य कारण यह था कि जो सरकार वहाँ मिल के मालिक जो थे, मिल मालिकों ने यह घोषणा किया था कि उस समय जो प्लेग की जो स्थिति थी, जिसकी वजह से, प्लेग एक महामारी है जिसकी वजह से किसान यानी कि मजदूर जो है वहाँ से भाग रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 35% बोनस दूंगा, जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुनिए, इसमें बहुत सारी आपके काम की बातें होंगी। अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे मेहनत को सपोर्ट करें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब मजदूर उस अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम कर रहे थे तो उस समय एक महामारी प्लेग के नाम से फैली थी, जिसकी वजह से सभी मजदूर भागने लगे थे वहाँ उस मिल से, कपड़ा मिल से। और उसके लिए वहाँ के मालिक ने घोषणा की थी कि जो लोग काम करेंगे उन्हें बोनस के तौर पर 35% उनका जो है कि बोनस दिया जाएगा। लेकिन स्थिति सुधरने के बाद वो बोनस देने से इनकार करने लगे और इसी की बात को लेकर के महात्मा गांधी के सहयोग से अहमदाबाद में कपड़ा मिल जो चल रहा था उसमें मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया और इसका लाभ मजदूरों को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, उसका नाम है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन क्या है? यह भी गुजरात में ही हुआ था। महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटे, चंपारण से लौटे, तो चंपारण से लौटने के बाद उन्होंने अपने गुजरात पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले आंदोलन उन्होंने अहमदाबाद में देखा, उसके बाद खेड़ा में शुरू हुआ।
यह आंदोलन खेरा गुजरात में है, जो कि किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के इस विरुद्ध आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। खेरा आंदोलन अंग्रेज़ों के द्वारा जो किसान थे उनको परेशान करने की जो स्थिति हो रही थी, अत्याचार के विरुद्ध में अंग्रेज़ों के महात्मा गांधी ने इस खेड़ा आंदोलन में काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले किया। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उन्हें करों की वसूली ली जा रही थी। किसानों का फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उन्हें कर के रूप पर देना पड़ रहा था, जो महात्मा गांधी के पास सूचना गई और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया कि किसान को यदि फसल का नुकसान हुआ है तो वे कर का भुगतान नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के खेड़ा किसान आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, जो सही नहीं था। चलिए 1918 के बाद अब बात आती है 1919 में क्या हुआ, इस पर ध्यान देते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था, यह भी बहुत अच्छा आपके लिए प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। इसमें प्रश्न यहाँ बनता है कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जिसमें गांधी जी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ में इस आंदोलन को शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, अहिंसक सत्याग्रह, अर्थात सत्याग्रह जो चंपारण से यह नाम जुड़ा, और उसके पहले साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन ही किया था। और चंपारण से सत्याग्रह की अपनी जो उनकी आंदोलन थी उसको आगे बढ़ाते हुए अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को शुरुआत किया। और आगे क्या होता है, तो इस अधिनियम को सरकार द्वारा बिना किसी गारंटी के अधिकतम 2 वर्षों की अवधि तक के लिए आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को केस दर्ज करने की शक्ति दी गई थी। जिसमें क्या था, जो रॉलेट एक्ट आया था उसमें यह प्रावधान था कि जो व्यक्ति भारत के लिए या यूँ कहिए कि स्वदेश की क्रांति में भाग लेते थे, गतिविधि में जुड़े होते थे, उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियां लगा करके 2 वर्षों तक के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जो कि बहुत ही दयनीय था भारतीयों के लिए, खास करके जो क्रांतिकारी थे उसके लिए। तो इसलिए इस रॉलेट एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ। इसने बिना वारंट गिरफ्तारी का भी प्रावधान रखा गया था। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसकी वजह से यह काफ़ी चर्चित रहा था कि इसमें बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया था। अन्य प्रतिबंधित राजनीतिक कृत्यों के लिए भी इनको रोक लगा दिया गया था। जूरी अनुपयोगी परीक्षण भी थे, केवल इनको अरेस्ट ही नहीं किया जाता था, अर्थात आप किसी अन्य गतिविधि में भी शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए भी इसका काफ़ी विरोध किया गया था। जिला अधिकारियों को उनकी गोपनीयता पर, अर्थात जिला पदाधिकारी जो होते थे, जिला अधिकारी, वह यदि ब्रिटिश सरकार को सूचना दे देते थे कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो गोपनीयता के अधिकार के आधार पर उन्हें जो है कि सज़ा हो जाती थी 2 साल के लिए, बिना किसी प्रूफ के भी उनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो क्या हुआ, इसमें विशेष करके वैसे लोगों को जो राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में जुड़े होते थे, उन्हें ज़्यादा प्रतिबंधित किया जाता था और पकड़ा जाता था। अर्थात वैसे लोग जो किसी भी तरीके से राष्ट्र विरोधी यदि लगता था कि आप राजनीतिक कार्य करते हैं या धार्मिक कार्य करते हैं या शैक्षिक कार्य करते हैं, तो राष्ट्र विरोधी, तो वैसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस अधिनियम को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अब आपसे प्रश्न यह बनेगा कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि काला कानून किसे कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। काला कानून क्या है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अब आगे बात यह आती है कि पुलिस को भारी ताकत भी दे दी गई थी। इसका भी विरोध भारतीय जो नेता थे वह करते थे, उसमें विशेष करके गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था, कारण कि पुलिस को बहुत अधिक ताकत दे दी गई थी। तो पुलिस को काफ़ी भारी ताकत दे देने के कारण पुलिस इसका जो है कि जम करके दुरुपयोग कर रही थी। इस अधिनियम को ना दलील, ना वकील और ना अपील के रूप में परिभाषित किया गया था। ना दलील, ना वकील और ना ही अपील के रूप में परिभाषित किया गया था। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, जो आप इस बीपीएससी
के राज्यकर्मी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि रॉलेट एक्ट को कई नामों से जाना जाता है। एक तो हुआ रॉलेट एक्ट, दूसरा हो गया काला कानून, तथा तीसरा न दलील, न वकील और न अपील। इस तरीके से इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। 1919 में और भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो हमारे इतिहास में खूनी इतिहास के रूप में भी कह सकते हैं जाना जाता है, जिसे हम जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। जलियांवाला नरसंहार में क्या हुआ था, इसे भी आप थोड़ा सुनते चलें। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था और वे कई जगहों पर इसके प्रति विरोध कर रहे थे। फिर से सुनिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार का क्या कारण था। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ उसके लिए पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता में बहुत तेज आक्रोश आ गया था, जिसका वह बहुत विरोध कर रहे थे। कई जगहों पर इसका उन्होंने विरोध किया था। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट को लेकर के डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। वहाँ एक भाषण चल रहा था, कहाँ? तो अमृतसर शहर में। और 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे जलियांवाला बाग एक जगह है जो आज भी बहुत ही दर्शनीय है भारतीयों के लिए। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यह जलियांवाला बाग आज दर्शनीय वस्तु बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं इन सभी घटनाओं को। विशाल सभा में रॉलेट एक्ट को लेकर के डॉक्टर सत्यपाल के बारे में भाषण चल रही थी। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर, उसका नाम जो था आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि वह कौन था जिसने गोलियां चलवाई थी। तो उसका नाम था सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाक्रम में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। इस घटनाक्रम में जो जलियांवाला बाग हुआ हत्याकांड, उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 1500 लोग मारे गए हैं, परंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसी वर्ष के आसपास में एक और आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। 1919 से 22 के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन क्या है, यह भी ध्यान देने की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। इस तरह तुर्की के खिलाफ क्या कहा जाता है, इस समय तुर्की के खिलाफ क्या, किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। तुर्की के खिलाफ, तुर्की एक देश है जिसको कि ऐसा मान्यता थी कि वह मुसलमानों के धार्मिक गुरु जो है उसका वह विरोध कर रहा था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेज़ों के साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर के भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अर्थात यह हुआ कि तुर्की के जो धार्मिक गुरु थे मुसलमानों के, उसके अगेंस्ट में जो है कि अंग्रेज़ों का बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार था, जिसको ध्यान में रख करके भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेज़ों के पास अपना जो है कि उनके विरोध में इस बात को रखा कि उनके ऊपर परेशान न किया जाए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों अली बंधुओं ने इसका विरोध शुरू किया था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में दे दिया गया। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में दे दिया गया।
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि 1920 में जो घटना हुई उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। 1920 में क्या हुई थी इसे भी आप ध्यान से देखिए। ये सभी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वीडियो को किस तरीके से सुनते हैं, समझते हैं तथा इनको आप किस तरीके से देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, नाम से ही यहाँ पता चल रहा है असहयोग आंदोलन, अर्थात सहयोग नहीं देना है। तो सहयोग किसका नहीं देना है? तो अंग्रेजों का विरोध करना है, अर्थात उनको सहयोग नहीं देना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। प्रश्न बनेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अर्थात यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? उसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस लेने के प्रेरित किया था। यहीं से बात शुरू होती है असहयोग आंदोलन। फिर से सुनिएगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लेने के लिए प्रेरित किया गया था। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे NINC भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या है? फिर से सुनिएगा, 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू हो गया। अर्थात यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का सबसे बड़ा पहला आंदोलन जो था वह था असहयोग आंदोलन। ऐसे तो गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि यह गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे बड़ा एक आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों को त्याग कर देना था। अर्थात भारतीयों को जो उपलब्धियां मिली हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें वापस करना था, जिससे कि पता चलता ब्रिटिश सरकार को कि भारतीय उनकी क्रूरता से, उनके नीति नियमों से संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। कौन कौन से खिताब थे, कैसे खिताब थे? तो यह खिताब था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों, अर्थात जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं या और भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, उन्हें अपना नौकरी छोड़ना था। सरकारी सेवा अर्थात गवर्नमेंट सर्विस छोड़ना है, और विदेशी सामान जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे उस समय, उसका भी विरोध करना था। उतना ही नहीं, साथ ही साथ कुछ ऐसे पद थे जहां पर उनको चुनाव में भी मौका मिलता था भारतीयों को, उसका भी विरोध करना था, चुनावों का बहिष्कार करना था। और इन्हीं सब बातों को लेकर के वहाँ पर जो है कि आपका विरोध होता है, जिससे कि यह आंदोलन आपका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज के द्वारा जो हमने आपको इस आंदोलन के बारे में बताया वह निश्चित रूप से आपको आने वाली जो परीक्षा है, जिसमें कि आप एक राज्यकर्मी के तौर पर एक शिक्षक बनेंगे, वह आपको तैयारी में मदद करेगा और अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा हमारे इस आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें कि हम इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आपको पढ़ाएं, बताएं, समझाएं तथा किस तरीके के प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।